एक और नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बहुत ही दिलचस्प और चक्रीय प्रकृति यानी साइक्लिक नेचर की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात करेंगे आदतन अपराधों की, जेल के सोशियोलॉजी की और उन खास अपराधियों की मानसिकता की जो बार बार इसी सिस्टम में लौट कर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए पता लगाते हैं। आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम क्रिमिनल करियर साइकिल और रिपीट ऑफेंडर्स की प्रोफाइल से शुरू करेंगे, फिर जेल के प्रेशर कुकर वाले माहौल को समझेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड अपराधों और खतरे की पहचान पर बात करेंगे और अंत में कार्ल पिंजेरम की एक खौफनाक केस स्टडी देखेंगे। ये सांख्यिकीय डेटा से लेकर एक रियल वर्ल्ड केस तक का सफर होने वाला है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, द क्रिमिनल करियर साइकिल। हम इस बड़ी समस्या को मैक्रो लेवल पर देखेंगे कि कैसे न्याय प्रणाली में किसी अपराधी की उम्र और शुरुआत का समय उसके पूरे जीवन काल को प्रभावित करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आखिर इन जेलों में कौन लोग भरे हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों से भरा है जो बार बार लौट कर आते हैं। तो असल में ये करियर क्रिमिनल हैं कौन? इस समस्या का असली पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। जरा 1971 के इस FBI डेटा पर गौर करें, जिसमें पता चला कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से 68% लोग रिपीटर थे। मतलब ये ऐसे लोग थे जो पहले भी अपराध कर चुके थे और इनका आपराधिक करियर औसतन 6 साल से भी ज्यादा का था। ये कोई नए लोग नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो सिस्टम में पूरी तरह से फंस चुके थे। अब यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 36। स्रोत बताता है कि 36 साल वो उम्र है जिसे मैचुरेशन यानी परिपक्वता का पॉइंट माना जाता है। इस उम्र के बाद अचानक से गिरफ्तारी की दर काफी गिर जाती है। ये अपने आप में इस बात का बड़ा सबूत है कि अक्सर सुधारात्मक कार्यक्रमों की तुलना में इंसान का उम्रदराज होना और समय का बीतना व्यवहार को बदलने में ज्यादा असरदार साबित होता है। नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम उन खास मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल्स को कैटेगराइज करेंगे जो अपराधियों को बार बार इसी सिस्टम में वापस खींच लाती हैं। अगर हम रिपीट ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधियों की बात करें तो वे मुख्य रूप से इन 4 अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। एक तरफ वो इनएडिक्वेट या डिपेंडेंट अपराधी होते हैं जो छोटे मोटे अपराध करते हैं, और दूसरी तरफ इंपल्सिव सोशियोपैथ होते हैं जो अपने पुराने अनुभवों से बिल्कुल कुछ नहीं सीखते। इनके बीच आते हैं कंपल्सिव अपराधी जो एक ही अपराध को बार बार दोहराते हैं, और सब कल्चरल अपराधी जो ऐसे माहौल से आते हैं जहां गिरफ्तारी को बस जॉब का एक रिस्क माना जाता है। अब अपना ध्यान सीधा जेल के अंदर के माहौल पर डालते हैं। ये हमारा तीसरा सेक्शन है, द प्रिजन प्रेशर कुकर। हम देखेंगे कि कैसे ये माहौल मनोवैज्ञानिक और भौतिक कमी के जरिए सुधार की किसी भी उम्मीद को कुचल देता है। जेल के अंदर का एक अपना अलग ही कानून चलता है जिसे इनमेट कोड या कैदी कोड कहते हैं। ये कोड बताता है कि कैसे कैदी अपनी रक्षा और सर्वाइवल के लिए जेल अधिकारियों के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो जाते हैं। इस माहौल में अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का सहयोग करना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। वे जीवित रहने के लिए बस एक दूसरे के प्रति वफादार बन जाते हैं। इस बात को एक कैदी के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, जेल ने मेरी जिम्मेदारी की भावना छीन ली है। जब किसी का हर मिनट, हर फैसला कोई और कंट्रोल कर रहा हो तो इंसान अपने लिए सोचना बंद कर देता है। ये एक ऐसी गहरी निर्भरता पैदा करता है जो बाद में उस व्यक्ति की आज़ाद समाज में घुलने मिलने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देती है। ऑस्कर वाइल्ड की ये मशहूर कविता भी पाठ्यपुस्तक के इसी सोशियोलॉजिकल निष्कर्ष को मजबूत करती है। जेल में जो जबरदस्ती की घनिष्ठता और हर चीज की कमी होती है वो इंसान के अंदर की अच्छाई को खत्म कर देती है। वहां सिर्फ और सिर्फ सबसे क्रूर और हिंसक प्रवृत्तियां ही बच पाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, इवैल्यूएटिंग स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस। हम देखेंगे कि 1970 के दशक में क्लिनिकल साइकियाट्री ने विशेष तरह के अपराधियों को कैसे परखा था, और हम पूरी तरह से उन ऐतिहासिक और क्लिनिकल फैक्ट्स पर ही टिके रहेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। पब्लिक का मानना था कि रेप यौन इच्छा से जुड़ा अपराध है, लेकिन क्लिनिकल रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये मूल रूप से आक्रामकता, गुस्से और हिंसा का प्रकटीकरण है, न कि कोई यौन अपराध। क्लिनिकल नजरिए से इसमें शिकार सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत निकालने का एक जरिया होता है। अब जरा सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की इस अर्ली मेडिकल हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक ट्रांससेक्सुअल लोग अपनी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी को अलाइन करने के लिए इसका तेजी से इस्तेमाल कर रहे थे।
1930 में डेनमार्क की पहली सफल सर्जरी से लेकर 1975 तक आते आते अमेरिका में ऐसे 15 सर्जिकल लोकेशंस उपलब्ध हो चुके थे। इन मेडिकल डेवलपमेंट्स का जेल के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी भारी असर पड़ा, क्योंकि इन ट्रांजिशंस में हार्मोनल और सर्जिकल बदलावों के लिए कई सालों का वक्त लगता है। इसलिए जेल के डायरेक्टर्स के सामने एक बहुत ही अजीब दुविधा खड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सख्ती से बटे हुए मेल और फीमेल जेल सिस्टम के अंदर ट्रांजिशन कर रहे कैदियों को कैसे मैनेज किया जाए। हमारा 5वां सेक्शन है द डेंजरस ऑफेंडर, यानी खतरनाक अपराधी की पहचान। अब हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स किसी गंभीर हिंसा को मापने और उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश कैसे करते हैं। हिंसा आखिर जन्म कैसे लेती है? मेगार्गी का ये फ्रेमवर्क इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है आक्रामकता को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां। दूसरा है इंसान के अंदर के अवरोध, यानी वो खुद को कितना रोक सकता है। और तीसरा है बाहरी उत्तेजक कारक। जब ये बाहरी उत्तेजना किसी के अंदर के कंट्रोल पर भारी पड़ जाती है, तब हिंसा ट्रिगर होती है। उस दौर में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इस खतरे को मापने के लिए 1 से 9 तक का एक क्वांटिटेटिव स्केल भी बनाया था, जिसे रेज की डेंजरसनेस रेटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे गंभीर अपराधों को रेट करने के लिए किया जाता था, ताकि पैरोल और रिहाई के फैसले लेते वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि बाहर की दुनिया को किस लेवल का खतरा हो सकता है। इस किताब में एक बहुत ही डराने वाला कॉन्सेप्ट है, द वॉकिंग बॉम्ब्स, यानी चलता फिरता बम। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा गुस्से में रहता हो। इसके बजाय ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी नफरत को बहुत गहराई में दबा रखा है, और बाहर से वो एकदम शांत, चिंतित या डिप्रेस्ड दिख सकता है। इसे पहचानना इतना मुश्किल है कि इसके फटने से पहले ही इसका पता लगाने के लिए बहुत डीप क्लिनिकल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब तक हमने जो भी क्लिनिकल और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज देखी, उन्हें असल जिंदगी से जोड़ने के लिए चलिए कार्ल पेंजेराम की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी पर चलते हैं। ये हमारा छठा और आखिरी सेक्शन है। इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 12 साल की उम्र में मिनेसोटा स्टेट ट्रेनिंग स्कूल से लेकर कई खौफनाक जेल दंगों और फिर 1930 में फांसी तक का सफर। ये एक इंपल्सिव और बेहद खतरनाक क्रिमिनल करियर का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत कम उम्र में सिस्टम का हिस्सा बन जाना उसके लिए सुधार नहीं बल्कि तबाही का सबसे बड़ा कारण बना। पेंजेराम ने सिर्फ 14 साल की उम्र में रिफॉर्मेटरी से छूटने के बाद अपनी आत्मकथा में जो लिखा वो सब कुछ बयां कर देता है। उसने कहा, मुझे ईसाइयों ने पाखंडी होना सिखाया था और मैंने चोरी करना, झूठ बोलना, नफरत करना, जलाना और मारना अधिक सीखा था। सोचिए, जिस सुधार ग्रह को उसे सुधारना था, उसने असल में उसके अंदर की नफरत को एक खतरनाक रूप दे दिया। जिंदगी भर जेल के अंदर और बाहर जिस क्रूरता का उसने सामना किया, उसने पेंजेराम के अंदर से इंसानियत को पूरी तरह से मिटा दिया था। उसका खौफनाक जीवन मंत्र बन गया था, सबको लूटो, सबका बलात्कार करो और सबको मार डालो। उसके अंदर किसी भी तरह की हिंसा को रोकने वाला कोई भी इंटरनल कंट्रोल बचा ही नहीं था। तो इस पूरी जर्नी के बाद हमें खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना होगा। इन तमाम दबावों और इस केस स्टडी को देखते हुए क्या हमारी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सच में खतरनाक अपराधियों को सुधार रही है, या फिर ये अनजाने में उसी खतरे को और ज्यादा खूंखार बना रही है जिससे हम सब सबसे ज्यादा डरते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।